बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम बेनज़ीर इस्लामाबाद और मैं हूं आपकी मेज़बान सना हारून। नाज़रीन, कराची है पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर, हमारा मुआशी हब। लेकिन हम क्या देखते हैं कि जहां हर दिन नए जो है वो दौड़ें लग रही होती हैं, नए नए मसाइल जन्म ले रहे होते हैं, एक नई जंग है जो अवाम जो है झेल रही है। यहाँ ज़िंदगी रुकती नहीं, ना बारिश से, ना गर्मी से, ना हड़तालों से। लेकिन आज ये शहर रुक सा गया है क्योंकि इसकी रगों में दौड़ती रोशनी यानी बिजली छीन ली गई है। जी हाँ, कराची के करोड़ बासियों दो को के इलेक्ट्रिक के रहमो करम पर छोड़ दिया गया है। जब दिन की धूप आग बरसाती है या रात की तारीकी में कोई बीमार दम तोड़ने के करीब होता है, तब के इलेक्ट्रिक अपनी नाअहली का नया मुजाहरा करती है। बिजली जाती है, बिल आसमान को छूता है, और जब सवाल किया जाए तो जवाब सिर्फ खामोशी या एक और बहाना। आखिर कराची वालों के साथ ये सलूक कब तक? ये अंधेरी नगरी कब खत्म होगी? कराची को कोई एक मसला दरपेश हो तो उसका हल निकले, और हल निकाले कौन? क्योंकि यहाँ तो मसला पैदा करने वाले ही मसले का हल निकालने के जिम्मेदार बने हुए हैं। यानी मसाइल हल करना तो तकरीबन नामुमकिन, लेकिन फिर भी शहर जो है वो किसी न किसी सूरत हाल मसाइल से लड़ रहा है। इस शहर के बासी जो है मसाइलिस्तान में रहते हुए भी किसी न किसी तरह शहर की खिदमत कर रहे हैं और अपने मसाइल के हल के लिए अहल इख्तिदार की तरफ देख रहे हैं। कराची जहां पानी, गैस, सफाई सुथराई, सड़कों की तोड़ फोड़ जैसे मसाइल का शिकार रहे हैं, बच्चों का पेट काट कर बिल भरने के बावजूद महंगी तरीन बिजली से महरूम रहते हैं, जिस पर गाहे बगाहे आवाज भी उठाई जाती है। शहरी सरापा एहतजाज भी नजर आते हैं, लेकिन बिजली की फरहमी हर अपने मामूर के मुताबिक इदारे के कानों पर कोई जू नहीं रेंगती। आखिर ये कैसा निजाम है, ये कैसी निजकारी है जहां फायदा सिर्फ कंपनी का हो और नुकसान सिर्फ अवाम का? के इलेक्ट्रिक के इजारादारी ने इस शहर को यरगमाल बना रखा है। अवाम बिलक रहे हैं, फरियाद कर रहे हैं, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। मगर अब वक्त है कि आवाज बुलंद की जाए। आज हमारे साथ वो शख्सियत मौजूद होंगी जो सिंध असेंबली में अपोजिशन लीडर हैं। वो अपनी कुर्सी पर बैठकर सिर्फ तकरीरें नहीं करते बल्कि हकीकी मसाइल पर तवज्जो दिलाते हैं, जिन्होंने ऐवान के अंदर भी और बाहर भी के इलेक्ट्रिक के खिलाफ आवाज उठाई, जिन्होंने सवाल किया। आइए उनको हम खुशामदीद कहेंगे, लेकिन पहले यहाँ पे हम ब्रेक लेंगे। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो अली खुर्शीदी साहब जो कि अपोजिशन लीडर हैं सिंध असेंबली में, उनसे हम बात करेंगे। नाज़रीन, कहीं मत जाइएगा, स्टे विद अस। नाज़रीन हमें ज्वाइन किया है सिंध असेंबली के अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी साहब ने। सर, आपको वेलकम कहेंगे और बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। अली साहब, ये बताइए कि के इलेक्ट्रिक कराची को दुश्मन रियासत की तरह ट्रीट कर रही है। आखिर इस जुमले के पीछे क्या हकीकत छिपी है? क्योंकि हमने ये देखा कि कल बड़ी ज़बरदस्त आप लोग ने जो है के इलेक्ट्रिक के खिलाफ बड़ा ज़बरदस्त आपका एक अग्रेसिव रिएक्शन सामने आया है, तो क्या कहेंगे आप? सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया। और यकीनी तौर पे देखें, हम मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान की बात कर लूँ, उनके अरकान की बात कर लूँ, हम अवामी नुमाइंदे हैं, अवाम के वोट एंड सपोर्ट से आते हैं, और अवाम हमसे ये एक्सपेक्ट करती है कि वो मसाइल जिनसे जो आम शहरी है, खासकर शहरी सिंध की मैं बात करूंगा, कि जो हमारा वोट सपोर्ट और हमें मैंडेट देता है पिछले 40 साल की इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में, वो एक्सपेक्ट करते हैं कि इन इश्यूज पर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान जो है वो आवाज उठाए। बिल्कुल उसी अंदाज से मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के जितने अरकान असेंबली और मैं खुद बहैसियत कायदे इख्तिलाफ सिंध एनर्जी कमेटी का इजलास था, और ये कमेटी की फॉर्मेशन जो है उसका बुनियादी मकसद भी यही था कि वो इश्यूज जो इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड है, आवाम के इश्यूज, उस पर के इलेक्ट्रिक है, हेस्को है, सेप्को है, इन तमाम के चीफ को लाके बुलाया जाए असेंबली में, और मेंबरान जो हैं वो बता सके कि आवाम जो शहर कराची की, अगर मैं सिर्फ के इलेक्ट्रिक की बात कर लूं, तो के इलेक्ट्रिक के जुल्म जो के इलेक्ट्रिक की वजह से शहरियों को सहना पड़ रहा है, उनसे बात की जाए, उसमें कमी लाने के लिए क्या हिकमत अमली है उसमें बात की जाए।
जो मसाइल उनकी जानिब से भी हैं, उस पे भी हम क्या असिस्टेंस दे सकते हैं, हम उस पे भी बात करने के लिए हमने जो है वो एक एनर्जी कमेटी का इजलास था, 3 इजलास इससे पहले हो चुके हैं, कल भी जो इजलास था, उस इजलास का बुनियादी मकसद ही ये था कि इन सारे मसले में जिसमें एक आम शहरी जो है वो रुल रहा है, वो परेशान है, और टेम्परेचर आपके सामने, गर्मियां हैं, गर्मियों का मौसम है, लोग परेशान है। 80 गज 60 गज के घर में रहने वाले शख्स के पास अगर 12 से 14 घंटे या 16 घंटे लोड शेडिंग हो जाएगी तो आप यकीन जानिए कि उसकी खुद की जो अपनी इंसानी जो एक तो तबीयत है, फिर स्ट्रेस उसमें आ जाएगा। कोई ऑलरेडी अगर कोई बीमारी कैरी कर रहा है तो उसके साथ भी मसले होंगे। तो इन मसाइल के लिए के इलेक्ट्रिक का नैरेटिव सुनने के लिए बुलाया गया था पहली बार। उसमें जो मसले के इलेक्ट्रिक को है उसके भी हल के लिए भी ऑलरेडी हम अराकीन असेंबली जो है वो मुख्तलिफ मौक़ों पे उनको असिस्टेंस देते रहते हैं, मगर इसके बावजूद सूरत हाल जो की तू रही। इसीलिए कल के इजलास में खास तौर पे जो गुस्सा आपने देखा, जो 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 वो एग्जैक्टली वही गुस्सा था जो एक आम शहरी का गुस्सा होता है। सीईओ के इलेक्ट्रिक को बुलाया गया, उनकी जानिब से वही रिवायती जवाबात दिए गए जिससे कन्विंस नहीं थे हम। अच्छा, एक बात आपके व्यूअर्स को और तमाम लोगों को जो ये प्रोग्राम सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उनको भी समझनी होगी कि ये वफाकी सब्जेक्ट है कि इलेक्ट्रिक एनर्जी जो है पावर डिवीजन नेपरा रेगुलेट करती है। एक डेस्को है जो प्राइवेट डेस्को है, इस पाकिस्तान में वाहिद की इलेक्ट्रिक जो प्राइवेट डेस्को है, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है, इनको रेगुलेट करती है नेपरा। यहाँ पे कुछ कवानीन में भी सिकम है जिसका फायदा उठाते हैं डेस्कोस। और दूसरा ये कि शायद इंटेंशन भी नहीं है ठीक करने की, मुझे ऐसा लगता है कि इलेक्ट्रिक के हुक्काम से जब भी बात की गई, गो के हम मुख्तलिफ मौक़ों पे उनको फैसिलिटेट करते रहते हैं। गर्मी की शिद्दत ज्यादा है, लोग परेशान है, मुख्तलिफ जगहों पे आप ही की मीडिया हजरात जो है वो उसको रिपोर्ट कर रहे होते हैं कि मुख्तलिफ इलाकों में जो है लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन हो जाती है, कहीं प्रोटेस्ट हो जाता है, और रीजन क्या है, वो है के इलेक्ट्रिक। तो हम ये चाह रहे थे कि कोई ऐसा लायामल बनाया जाए कि जिसमें विन विन सिचुएशन आ जाए, लोग भी बेहतर अंदाज से उनको बिजली की अवेलेबिलिटी हो जाए और के इलेक्ट्रिक के लिए भी कोई परेशानी का बायस ना बन सके, ऐसे मामला हो। लेकिन अली खुर्शीदी साहब, हमने आप बिल्कुल कतई कलामी की माजरत चाहूंगी, लेकिन हमने ये देखा है कि जो आम सारिफ है उससे तो फौरी वसूली की जाती है, लेकिन उसके बरक्स जो नादहिंदगान है उनको खुली छूट दे दी जाती है। तो मतलब ये इसके का तो कोई जवाब पैदा ही नहीं होता। लेकिन ये आज की बात नहीं है, अरसे दराज से जो है आम सारिफ परेशानी में मुब्तला है, उसके मसले का हल तो कोई नहीं है। आप लोगों ने आवाज जरूर उठाई, माजी में भी आवाज उठाई गई, लेकिन उसका नतीजा कोई नहीं निकला। वेल देखिए, हम बीइंग अ लेजिस्लेटर हम मीडिएशन का काम भी कर सकते हैं, हमारी जॉब डिस्क्रिप्शन है कि एक आवाम को सर्विसेज प्रोवाइड करने वाली कंपनी है जो इलेक्ट्रिसिटी देती है, और एक खुद इलेक्ट्रिसिटी कंपनी है, उनके दरमियान फैसिलिटेशन और मीडिएशन का भी काम करते हैं। ये हमारी जॉब डिस्क्रिप्शन का पार्ट है। ये हो गई पहली बात। बिल्कुल आपकी बात ठीक है, जो आम सारिफ है, जो उनकी इक्वेशन के मुताबिक स्टार कंज्यूमर भी है, यहाँ चूंकि लोड शेडिंग का जो फिनोमेना है, लोड शेडिंग का जो फिनोमेना है वो है फीडर वाइज। अगर फीडर वाइज से उसको हटा के उसको पीएमटी वाइज कर दिया जाएगा तो यकीन जानिए, मैं आपके प्रोग्राम की तवज्जो से बताता चलूं लोगों को कि लगभग 80% जो हमारे लोड शेडिंग के मसले हैं वो हल हो सकते हैं। अच्छा, उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर लगाना होगा, उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर में कुछ पैसे लगाने होंगे। कि इलेक्ट्रिक ने ये काम कल हमें उसी मीटिंग के तवज्जो से बताया गया कि हमारी कोशिश और काविशें, क्योंकि हम पिछले 1.5-2 सालों से कंटिन्यूएशन के साथ के इलेक्ट्रिक को काम से राब्ते में, तो कल एक प्रोग्राम उन्होंने शुरू किया है, एक फीडर को एज अ पायलट उन्होंने लिया है बल्दिया टाउन के, और मैं उम्मीद कर रहा हूं कि अगर ये सिस्टम ठीक हो जाता है, फीडर वाइज से लोड शेडिंग कम होके पीएमटी वाइज हो जाती है, तो यकीन जाने हमारे 80% कराची के मसले खुद ब खुद ठीक हो जाएंगे। क्योंकि होता यह है कि एक फीडर में अगर 20 पीएमटीज हैं और उन 20 पीएमटीज में 3 पीएमटी के जो कंज्यूमर्स हैं वो चोरी कर रहे हैं, तो उस फीडर पे बाकी 17 जितने भी कंज्यूमर्स मौजूद हैं, लेकिन इसको काउंटर कौन करेगा अली खुर्शीदी साहब? इसको चेक कौन करेगा? जो बिजली चोरी हो रही है तो जो के इलेक्ट्रिक का जो अमला है वो आता है, वो उनसे भत्ता लेके चला जाता है, और जो आम सारिफ है वही परेशान हो रहा है। एट द एंड हम ये देखते हैं कि आप ये देखिए कि जो इंडस्ट्रीज है वो वसूली मुकम्मल हो रही है और घरेलू सारिफ जो वो नादहिंद करार दिए गए, ये के इलेक्ट्रिक का मौकफ है। और हमने ये भी देखा है कि आप 1 महीने का, अगर एक आम आदमी 1 महीने का बिल अगर अपना नहीं पे करता तो के इलेक्ट्रिक का अमला फौरन आ जाता है, उनकी बिजली काट के चला जाता है।
वेल देखें, बिल्कुल मैं आपकी तमाम बातों से एग्री करते हुए मैं देखिए सोल्यूशन ओरिएंटेड बात कर रहा हूँ। कल मैंने जैसे आपको बताया ना कि हमें हमें सोल्यूशन ओरिएंटेड हमें एक अप्रोच लेनी होगी, क्योंकि अगर सिर्फ कन्फ्रंटेशन करते रहेंगे तो शायद मामला एक आम शहरी के लिए, उसके लिए हम कोई सूदमंद काम ना कर सकेंगे, नहीं कर सकेंगे। भाई पीके इलेक्ट्रिक से लाख इख्तलाफ सही, मगर बहरहाल आज की तारीख में जब मैं हम और आप आपके इस प्रोग्राम में बैठ के बात कर रहे हैं, तो इस शहर में जो सर्विस प्रोवाइडर है इलेक्ट्रिसिटी की, वो की इलेक्ट्रिक की इंतजामिया ही है। इसका मतलब ये हुआ कि एट द एंड ऑफ द डे आपको उनसे बात करनी होगी। अच्छा, हम एक तो साथ साथ बात कर रहे हैं, दूसरा ये कि प्रैक्टिकली इस सारी सूरत हाल को ठीक करने में जो असिस्टेंस दे सकते हैं हम वो भी दे रहे हैं। बहुत माइक्रो लेवल पे चीजें जो है वो बेहतरी आना अल्लाह करे वो शुरू हुआ। अगर इन्होंने ये अप्रोच की, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, फीडर वाइज से हटके पीएमटी वाइज अगर लोड शेडिंग हो जाएगी, कराची के 80% बिजली के मसले हल हो जाएंगे। ये हमारा प्राइम फोकस रहा है। हमने जब के इलेक्ट्रिक के हेड ऑफिस के बाहर एहतजाज किया था, उस वक्त भी हमारा बुनियादी नुक्ता यही था, बुनियादी मुतालबा ये था। और कल की मीटिंग में भी मैंने खुद ये बात सीईओ के इलेक्ट्रिक को कही है कि खुदारा कोई मैकेनिज्म बनाए, आप अपनी तो सर जो लोड शेडिंग ये बात आपके समझ में आ रही है, आप उनको तजवीज दे रहे हैं, वो इदारा चला रहे हैं, ये बात उनके समझ क्यों नहीं आ रही? वेल देखें, मैं आपको बताऊं, चूंकि इंफ्रास्ट्रक्चर पे पैसे लगाने होंगे ना, यहाँ पर तो वही वाली बात होगी, ना नॉमन तेल होगा ना राधा नाचेगी। देखें, मैं उनकी वकालत तो नहीं करूंगा के इलेक्ट्रिक की। मैं बड़ी सिंपल सी ये बात कह रहा हूं कि आज की तारीख तक जो के इलेक्ट्रिक का रवैया रहा है आवाम के साथ, और जो कंज्यूमर्स हैं उनके, एक्चुअली आवाम नहीं, वो कंज्यूमर है, सर्विस प्रोवाइडर है, वो इस तरह का है कि जहां पे लोग बिल दे रहे हैं उनको भी लोड शेड कर रहे हैं के इलेक्ट्रिक। ये हमारा बुनियादी इख्तलाफ है के इलेक्ट्रिक से। अच्छा, चूंकि के इलेक्ट्रिक के मसले पर देखिए उसूली तौर पे तो वफाकी हुकूमत को प्रिंसिपल स्टांस लेते हुए, नेपरा चूंकि एक रेगुलेटरी अथॉरिटी है, देखिए लोड शेडिंग का कोई मैकेनिज्म हमारे आइन और कानून में जो रूल्स बने हुए हैं, जो नेपरा के रेगुलेशंस हैं, जो कंज्यूमर मैनुअल में, उसमें कहीं भी लोड शेडिंग की इस्तलाह ही मौजूद नहीं है। मैं बहुत ऑथेंटिकेशन से ये बात कह रहा हूं। इसके बावजूद यहां पर रेवेन्यू बेस्ड लोड शेडिंग करता है के इलेक्ट्रिक, जो कि कानूनी तौर पे जो मतलब एक गैर कानूनी अमल है, इसकी कानून में कहीं कोई गुंजाइश नहीं है। नेपरा इनको फाइन करता है, हर साल फाइन करता है, मगर ये फाइन देने के बजाय ये जाते हैं नेपरा की एपलेट ट्रिब्यूनल में, वहां से स्टे लेकर आ जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि कहीं पे स्टक हो गई हैं चीजें बेहतरी की जानिब, ना इंफ्रास्ट्रक्चर पे पैसा लग पा रहा है। नेपरा जो है वो एक सिंबॉलिकली जो है उनको पेनल्टी देता है, और उसके बाद वो पेनल्टी जो है वो एपलेट ट्रिब्यूनल में जाके वो स्टे लेकर आ जाते हैं। तो टेक्निकली एक आम सारिफ की जिंदगी पर उस पर कोई असर नहीं पड़ रहा। मैं जो आपसे बात ये कर रहा हूं वो ये कर रहा हूं कि यहाँ पर अगर ये मैकेनिज्म अपना चेंज करेंगे, कि इलेक्ट्रिक की इंतजामिया अपनी अप्रोच चेंज करेगी, तो हम इसी मौजूदा सूरत हाल को भी बेहतर करने में कामयाब हो सकते हैं। अल्लाह करे कि इन सेंस प्रिवेल करे। हमने देखे कल सिंध असेंबली के इजलास में भी बड़ा कैटेगोरिकली मैंने ये बात कही है कि ये जो 10 दिन का टाइम स्पैन दिया है, मैं बार बार 10 दिन, बहुत सारे लोग इससे इख्तलाफ कर रहे हैं कि जी आपने इनको 10 दिन का लाइसेंस दोबारा दिलवा दिया लोड शेडिंग करने का। नहीं जनाब, बात ऐसी है कि इनको ड्यू टाइम देना है। हमने हुज्जत तमाम की, हमने जितनी बातचीत थी, वादे वही थे, उनके सुन भी लिए, चीजें मिनट भी हो गई हैं। अगर 10 दिन में इनकी सूरत हाल, जो कराची में इलेक्ट्रिसिटी की सूरत हाल चेंज नहीं होगी, जो कि मुझे लग रहा है क्योंकि इनकी अप्रोच मैं फिर भी क्या कहते हैं बहुत होपफुल हूं कि चलो ये शायद कुछ बेहतरी की तरफ जाने पे अपना अमल करेंगे, मगर अगर नहीं होती है तो ये शायद मीटिंग नशिस्तन गुफ्तन बर्खास्तन वाली नहीं होगी। ईद के बाद हम इस पे दोबारा मीटिंग कॉल करेंगे, और अगर नहीं हो सका, देखिए वो कमिटमेंट करके जाते हैं, चीजें मिनट होती हैं, ये इट्स नॉट लाइक कि वो आए मीटिंग में कुछ बातें की और खत्म हो गई बात। आपने कल हमने उनसे कुछ कमिटमेंट की है जी, आपने कल आर्मी चीफ से अगर पूरी नहीं हो तो वो रूल्स और प्रोसीजर के अगेंस्ट हमारी प्रिविलेज को ब्रीच करेंगे, और प्रिविलेज को ब्रीच करने की जो सजा है वो रूल्स और प्रोसीजर में लिखी हुई है, तो वो सजा उनको मिलेगी। अगर सीईओ के इलेक्ट्रिक ने अपना रवैया, या के इलेक्ट्रिक पूरी एज एन इंतजामिया उन्होंने अपना रवैया चेंज नहीं किया और वही सूरत हाल रखी जो अभी अगले 10 दिन तक वही रखी जो पहले इन्होंने साल से रखी हुई है, तो सूरत हाल फिर ऐसी ईद के बाद होगी नहीं इंशाल्लाह। ठीक है, लेकिन अली खुर्शीद साहब, आपने कल आर्मी चीफ से बराह रास्त मुदाखलत की अपील भी की है, तो क्या ये मसला इतना संगीन है कि गवर्नमेंट इसको सॉल्व नहीं कर सकती? सिविल इदारे नाकाम हो चुके हैं
और मैं तो के इलेक्ट्रिक के जो खिलाफ अब आपकी आपके पास जो कौन से ऐसे सबूत है जो आप उनकी जो है मुबैना मिलीभगत को आप जाहिर करेंगे, करते हुए जो है उनकी बात आप कर रहे हैं कि जी आर्मी चीफ इन्वॉल्व हों और वो इस मैटर को सॉल्व करें? वेल देखिए, इस चीज को समझने की जरूरत है। मैंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात का तस्करा किया था कि कराची वालों के लिए के इलेक्ट्रिक जो है वो भारत से कम नहीं है। अच्छा, मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि देखिए, के इलेक्ट्रिक की अप्रोच जो है ना, वो आप एक सर्विस प्रोवाइडर हो, आप लोगों को बेसिक नेसेसिटी बन गई है ना इलेक्ट्रिसिटी। अगर बिजली नहीं होगी तो अब मौजूदा मौजूदा दौर में ये एक जरूरत बन गई, जिस तरह पानी जरूरत है जिंदगी के लिए, जिंदगी इंसान को जीने के लिए, उसी तरह इलेक्ट्रिसिटी भी अब जरूरत बन गई है। अगर ऐसी कंपनी जो कि एक बेसिक नेसेसिटी की चीज लोगों को दे रही है और फ्री में नहीं दे रही है, पैसे लेती है उसके, उस देने में भी, उस इलेक्ट्रिसिटी देने में भी, उस सर्विस को देने में भी अगर वो कोताही बरत रहे हैं, जो कि कहीं कहीं इंटेंशनल है और कहीं अनइंटेंशनल है, मेजॉरिटी केसेस में जानबूझ के ये काम किया जाता है कि एक अनअनाउंस लोड शेडिंग, पहले मैं आपको जैसे एक्सप्लेन कर चुका हूं, लोड शेडिंग का कहीं कोई तस्करा मौजूद नहीं है पहली बार। और अगर ये लोग रेवेन्यू बेस्ड लोड शेडिंग करते भी हैं तो उसके अलावा भी सर, लेकिन लोड शेडिंग का कोई जो टाइम टेबल है वो इतना टिपिकल है। आप ये बताइए कि अगर एक शख्स जो एक आम सारिफ है, एक आम आदमी है, वो थका हारा अपनी जो है नौकरी करके घर पहुंचता है और घर पहुंचने के बाद उसको पता चलता है जब वो आराम करने जाएगा और ठक से लाइट चली जाती है, यानी रात के 1:30-2 बजे लाइट लेना और फिर उसके बाद वो सुबह फजर के वक्त आना। सर, ये कौन सा स्केड्यूल बनाया है इन्होंने? जब बंदा इतना ज्यादा एग्जॉस्ट होगा और इतना एंजाइटी लेवल उसका इतना इंक्रीज हुआ होगा, वो क्या परफॉर्म करेगा सुबह अपनी जॉब पे जाके? फिर वो मसाइल अलग। आप जो अभी ये सवाल कर रही हैं, यकीन जानिए कल मीटिंग में इसी तरह तुंदो तेज सवालात हकपरस अरकान असेंबली की जानिब से जो है वो के इलेक्ट्रिक की इंतजामिया से किए गए थे, क्योंकि ये वो सवालात हैं जिनके जवाब देने की जिम्मेदारी के इलेक्ट्रिक की है। बदकिस्मती के साथ के इलेक्ट्रिक जो है उनकी मैं क्या बोलूं, एक जमहूरी मुल्क है, जमहूरी मुआशरा है, इनका हाल ये है कि इनके तर्जुमान जो है वो मीडिया पर आके बात करना पसंद नहीं कर रहे होते। भाई आप सियासतदानों को बुला लेते हैं, बैठ के बात होती है, इख्तलाफात होते हैं, चीजें होती हैं, इसके बावजूद हम मीडिया फेस करते हैं, हम लोगों को फेस करते हैं। यहाँ के इलेक्ट्रिक ऐसे स्टेट विद इन एन स्टेट का कॉन्सेप्ट बना के बैठी हुई है कि इनके तर्जुमान जो है वो मीडिया पे आके बात करने को तैयार नहीं है। अगर आप समझते हैं कि इलेक्ट्रिक की इंतजामिया समझती है कि वाकईतन फला 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 जगह पे चोरी हो रही है, तो भाई आपका एक काम लोगों को बिजली देना और दूसरा बिल लेना एक काम है। दूसरा काम आपका ये है कि अगर आपके नेटवर्क में चोरी हो रही है तो उसको रोकने की जिम्मेदारी भी इलेक्टेड नुमाइंदों के पास नहीं है, वो भी के इलेक्ट्रिक की जॉब डिस्क्रिप्शन का पार्ट है, जो के इलेक्ट्रिक पूरा करने में बुरी तरह नाकाम हो गई है। अगर 10 घर चोरी कर रहे हैं तो उसकी सजा उस पीएमटी पे मौजूद 90 लोगों को क्यों दी जा रही है के इलेक्ट्रिक का, ये हमारा मुतालबा था। हमने एक टाइम फ्रेम रखा है कि 10 दिन में अगर मामला ठीक होते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं हो सका तो जितना इंतहाई अमल हमारी जानिब से उठाया जा सकता होगा, जितना रूल्स में हमें अलाउ किया हुआ होगा इस सिंध असेंबली के, हम उसके आगे हम उस मामले में बिल्कुल आखिरी हद तक जाएंगे। मैं बार बार ये बात कह रहा हूं कि ये वफाकी सब्जेक्ट है, इसके बावजूद हकपरस अरकान असेंबली की जो है एफर्ट्स थी, जो हमने एनर्जी की कमेटी बनवाई सिंध असेंबली में, तमाम हेस्को सेप्को और जो है वो के इलेक्ट्रिक की इंतजामिया को बुलाया जाए, वरना कभी ये रिवायत नहीं रही है 70 सालों में कि ऐसा सब्जेक्ट जिसमें वफाकी हुकूमत से पर्टेन करता हो उसके लिए हम सूबे की असेंबली में बुला के उनके चीफ से बैठ के बात कर रहे हो। ये पहली बार हुआ है जनाब, इससे पहले कभी नहीं होता था। इस्लामाबाद में बुलाया जाता था, अभी पिछले दिनों भी एक कमेटी में बुला के जो है वो सीईओ के इलेक्ट्रिक को निकाला गया है, जिसकी खुद स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन एमक्यूएम के एमएनए थे। तो बात बड़ी सिंपल सी है, हम विलिंग हैं, हम कीन हैं, हम बेहतर करना चाहते हैं, हम आपके मसाइल को भी सुनने को तैयार हैं अगर आपके पास रिकवरी के इश्यूज हैं, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि लोगों को हम इसी तरह बेसरो सामान छोड़ देंगे। लोगों के पास 12 से 16 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है तो होते रहे, नहीं, आवाम की तर्जुमानी करना, आवाम के सेंटिमेंट्स के साथ अपनी अप्रोच को ठीक रखना। अल्हम्दुलिल्लाह एमक्यूएम ये काम पहले दिन से करती आई है और हम इस मामले में के इलेक्ट्रिक को स्पेयर इंशाल्लाह नहीं करेंगे। अच्छा, अली खुर्शीद साहब, ये बताइए कि अब हम ये इश्यूज की तो बात कर रहे हैं, लेकिन आपको क्या लगा कल जब आपकी बात हुई? और इसके अलावा भी जाहिर सी बात है आपके पास शिकायत आपको मौसूल होती होंगी, खासतौर पर अगर हम बात करें जनरेटर माफिया की, जो जनरेटर्स हैं और इसके अलावा जो लाइन लॉसेस हैं, उसके हवाले से आपको नहीं लगता कि इनका कोई गठजोड़ है के इलेक्ट्रिक के साथ? जी, मैं तो सीईओ के इलेक्ट्रिक के सामने ये बात कर चुका हूं कि जितनी बिजली चोरी हो रही है
उसमें ऐसा कैसे पॉसिबल है कि विदाउट फैसिलिटेशन ऑफ के इलेक्ट्रिक जो नीचे लेवल के इनके लाइनमैन और दीगर स्टाफ होता है कि ये काम हो जाए चोरी। मुझे मुझे ये बताएं ना कैसे होगा भाई। बिल्कुल। आपके घर में चोरी हो रही है, मुसलसल चोरी हो रही है, तो भाई यकीनी तौर पे आपका इनसाइडर कोई ना कोई चीज दे रहा होगा ना, खबर दे रहा होगा ना, उसको पता होगा कि कहां से क्या काम कर लिया जाएगा, तो इधर पकड़ाई नहीं होगी। बिल्कुल। यहाँ इलाके इलाके बिकते हैं जनाब के इलेक्ट्रिक में, पीएमटीज बिकती हैं। ये इनके अपने इंटरनल इश्यूज हैं जिसका खमियाजा एक आम शहरी को भुगतना पड़ता है। मैं इसी कमेटी में मैंने एक और बात ये कही थी कि देखिए आपको अपना हाउस इन ऑर्डर करना होगा। आपके इदारे में ब्लैक शीप्स मौजूद हैं जो चोरी कर रहे हैं, हजारों की नहीं करोड़ों और अरबों रुपए की चोरी हो रही है इस शहर के बिजली के नेटवर्क से, और उसकी सहूलतकारी खुद के इलेक्ट्रिक के जो नीचे के अफसरान हैं वो कर रहे होते हैं। तो ये खुद सवालिया निशान है इनकी मैनेजमेंट की कंपिटेंसी पे। तो इसको भी ठीक करने की जिम्मेदारी हमारी किसी कानूनदान की थोड़ी है, किसी पुलिस वाले की थोड़ी है। अगर के इलेक्ट्रिक के इंतजामिया में या उनके स्टाफ में कोई ब्लैक शीप्स मौजूद है तो उनको निकालने का ठेका भाई वो खुद के इलेक्ट्रिक का है ना, उसको ठीक करें। वो अपनी जिम्मेदारियां पूरी करते नहीं है, उसका खमियाजा ये भुगतना पड़ता है कि शहर कराची के लोगों को 12 से 16 घंटे की लोड शेडिंग जो है वो भुगतनी पड़ती है। बिल्कुल। कराची वही वाली बात है अली खुर्शीदी साहब के, कराची है सबका लेकिन उसको ओन कोई नहीं करता। लेकिन बहरहाल आप लोगों ने आवाज उठाई और आप कह रहे हैं कि आपने 10 दिन का अल्टीमेटम दिया है। अगर 10 दिन में इसमें कोई बेहतरी नहीं आती या वो कोई ऐसा मैकेनिज्म बना के सामने पेश नहीं करते तो उसके बाद फिर आप जो कानून में रहते हुए, जो कि आप लोगों के सिंध गवर्नमेंट के जो कानून है उसमें रहते हुए आप अपना अगला लाए अमल तय करेंगे। नाज़रीन यह वक्त एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। नाज़रीन अब प्रोग्राम में कुछ बात कर लेते हैं बजट 2025-26 के हवाले से कि क्या तवक्कुआत हैं आम आवाम की और क्या खदशात हैं। तनख्वाहदार जो तबका है उसको क्या रिलीफ मिलने जा रहे हैं, तमाम सूरत हाल पे बात करेंगे। अली खुर्शीदी साहब तो हमारे साथ मौजूद हैं, अपोजिशन लीडर सिंध असेंबली। इसके अलावा हमें ज्वाइन किया अतीकुर रहमान साहब जो कि माहिर माशियात हैं। सर आपको वेलकम कहेंगे शो में। अस्सलाम वालेकुम। और आपसे ही जान लेते हैं कि जो बजट आने वाला है 2025-26, तो क्या लगता है आपको कि ये क्या मुख्तलिफ होगा पिछले गुजरे सालों से, या कोई चेंजिंग्स आने जा रही है, या कोई बड़ा जो है इंकशाफ होने जा रहा है आम आवाम के लिए? जी बहुत शुक्रिया आपका। बात हो रही थी, आपने बात स्टार्ट की थी तनख्वाहदार तबके की। तो जो तनख्वाहदार तबके पे प्रेशर है और उसके लिए पूरे तमाम प्रोग्रामों में एक ही कोशिश की जा रही है और गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट की जा रही है कि उन्होंने 391 बिलियन रुपीस का जो कंट्रीब्यूशन किया है अपना टैक्स का, वो बहुत ज्यादा है। दिस इज ओवर बर्डन। ये जो कंट्रीब्यूशन है ये रिटेलर से भी ज्यादा है, नॉन कॉर्पोरेट से भी ज्यादा है, कॉर्पोरेट से भी ज्यादा है। इसका अकेले का कंट्रीब्यूशन, सबका कंट्रीब्यूशन मिला ले तो उससे ज्यादा है। और तनख्वाहदार का जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम फेस कर रहा है वो ये कि उसकी ग्रॉस इनकम में से कोई एडजस्टमेंट नहीं मिलती उसको और उसके एक्सपेंडिचर्स की, और उसके ऊपर इतनी फाइनेंशियल स्ट्रेस है जो कि बताई नहीं जा सकती। तो एक तो बात ये होगी। दूसरी बात ये है कि आप कोई बहुत ही मैजिक या कोई एक नई कंडीशन, कोई बहुत ही अमेजिंग कंडीशन सामने आने वाली है, तो ऐसा कुछ तो होता नजर नहीं आ रहा, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि बड़ी चैलेंजिंग कंडीशन है बिजनेस की भी और इन्वेस्टमेंट्स की थ्रू आउट। इसको फ्रेमवर्क के बगैर नंबर आजमान नहीं हो सकते। साथ साथ हम देख रहे हैं कि हमारा ट्रेड डेफिसिट जो है वो बढ़ता चला जा रहा है, और ये गैप है जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के दरमियान काफी हो रहा है। इंपोर्ट तकरीबन कुछ भी नहीं तो 16% का उसने ग्रोथ लिया है, और एक्सपोर्ट जो है वो उनकी डिक्लाइन को 7.7% की है। तो ट्रेड डेफिसिट अपनी जगह पे बहुत उरूज पे खड़ा है, और हम देख रहे हैं कि सिवाय 2 मुल्कों के पाकिस्तान का किसी के साथ जो है ना ट्रेड सरप्लस नहीं है। हर जगह पे हमारा जो है ना ट्रेड डेफिसिट है, इसको हमें बढ़ाना है। कम से कम अपनी एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने के लिए हर साल हमें देखना पड़ेगा कि अपने ट्रेड डेफिसिट को हम कैसे चेक कर सकते हैं, और कुछ भी नहीं तो एक्सपोर्ट्स तो हमें 30% हर साल बढ़ानी चाहिए। लेकिन सारा कुछ इतना मुश्किल है कि क्लेम करते हैं कि एनर्जी के चार्जेस कम हो गए हैं, लेकिन एनर्जी के चार्जेस एज सच कम होते नजर नहीं आ रहे। और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि पेट्रोलियम के प्राइसेस भी बढ़ते चले जा रहे हैं। जब ओवर कैपेसिटी है और इलेक्ट्रिसिटी इतनी ज्यादा है, वाफिर है, तो मुझे एक बात समझ में नहीं आती फिर इसकी इतनी ह्यूज कॉस्ट क्यों है कि हम लोग कंपटीशन से बाहर चलाते हैं। एक्सपोर्ट करना बहुत
मुश्किल हो रहा है और मैन्युफैक्चरिंग जो है वो डिफिकल्ट से डिफिकल्ट होती चाहिए और लोड शेडिंग भी हो रही है साथ साथ। फिर देखिए हम जो ताज़ी बात है ये गवर्नमेंट ने नेक्स्ट ईयर के लिए जीडीपी ग्रोथ का जो टारगेट सेट किया है वो 4.2% का किया है। वो कहते हैं इसको सपोर्ट करेंगे हम एग्रीकल्चर से जो 4.4% होगा, इंडस्ट्री से 4.3% होगा और सर्विसेज सेक्टर से 4% होगा और इन्फ्लेशन का रेट भी बढ़ेगा जो 7.5% होगा। ये थोड़ी सी डिफिकल्ट और चैलेंजिंग कंडीशंस है। इसको हम रिपीट कर देते हैं थोड़ा सा इस तरह कह के कि अगर आप एग्रीकल्चर की आउटपुट की बात कर रहे हैं कि 4.5% का टारगेट हम रख रहे हैं, तो हम देख रहे हैं एग्रीकल्चर में हमारी क्रॉप्स जो है वो उस तरह से नहीं हो रहा, वीट की भी प्रॉब्लम आ रही है और कॉटन में तो हम बड़े डेफिसिट पे जा रहे हैं और हम सबसे बड़े अमेरिका कॉटन के इंपोर्टर बन चुके हैं, जबकि एक जमाने में हम सबसे बड़े प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन होते थे और लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन थे। न सिर्फ ये कि अपनी रिक्वायरमेंट पूरी करते थे बल्कि कॉटन को एक्सपोर्ट भी किया करते थे। तो एग्रीकल्चर में कुछ थोड़े से प्रॉब्लम है और वो प्रॉब्लम्स की डिटेल में जाएंगे तो बात लंबी हो जाएगी। भारत इस ग्रोथ को अचीव करना खासा डिफिकल्ट लग रहा है। और साथ ही साथ इंडस्ट्री की बात है, अभी मैं कह चुका हूँ इंडस्ट्री का रन होना बड़ा मुश्किल हो रहा है, एनर्जी की कॉस्ट बहुत है और साथ ही साथ बहुत सारे और जो प्रॉब्लम्स हैं जैसे पेट्रोलियम के प्राइसेस बढ़े, ये सब चीजें मैन्युफैक्चरिंग को और इंडस्ट्री को इफेक्ट करती हैं। और फिर साथ ही साथ इंडस्ट्री को इफेक्ट जो चीज कर रही है वो हमारा रॉ मटेरियल है जो हम 98% इम्पोर्ट करते हैं और इस पर बहुत बड़ी इम्पोर्ट ड्यूटी है, एडिशनल टैक्सेस है, कस्टम ड्यूटीज वगैरह, जिसकी वजह से हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन महंगा से महंगा होता चला जा रहा है। और हम देख रहे हैं कि हम इंपोर्ट के साथ अपना कंपटीशन ले नहीं पाते और मैक्सिमम हमको इंपोर्ट करना पड़ता है। लिहाजा 4.3% का इंडस्ट्री का ग्रोथ वो भी डिफिकल्ट लग रहा है। और जहां तक सर्विसेज सेक्टर का ताल्लुक है तो सर्विसेज सेक्टर में आपको मिसाल देकर सिर्फ बताने की कोशिश करूंगा कि हमारा जो 76% का यूथ बल्ज है उसकी इकोनॉमिक में बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है और उस कंट्रीब्यूशन को हमेशा साथ किया है फ्रीलांस काम करके और एम्प्लॉयमेंट के लिए किसी को जहमत नहीं दी और खुद ही खुद ये हमारा जो यंगीज हैं वो अपने एम्प्लॉयमेंट का इंतजाम अपने फ्रीलांस काम कर करके पूरा कर रहे हैं आईटी के थ्रू। तो हम ये देख रहे हैं कि उन्होंने तो इकोनॉमी के लिए बहुत कंट्रीब्यूशन किया। तो क्या इकोनॉमी ने उनके लिए कंट्रीब्यूशन कोई हमें टेंजिबल बेनिफिट्स के नजर आते हैं? ऐसा नहीं है। तो सर्विसेज सेक्टर को भी थोड़ा सा प्रॉब्लम है। इन्फ्लेशन कहते हैं खत्म, इन्फ्लेशन बढ़ गया है। भारत ये सारी सूरत हाल है और सूरत हाल की बात वही है जो मैंने इब्तिदा में की थी कि बिजनेस को और इन्वेस्टमेंट्स को काफी चैलेंजेस दरपेश है और वो सब कुछ हो सकता है पॉसिबल है बिजनेस आप जब कह रहे हैं हम कि प्लानिंग और फ्रेमवर्क के तहत काम करें। ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि बिजनेस कम्युनिटी को काफी चैलेंजेस का सामना हो सकता है। अली खुर्शीदी साहब अभी है और हो भी सकता है, मजीद अभी है और बढ़ सकता मजीद हो सकता है। ठीक है, पॉइंट टेकन। अली खुर्शीदी साहब ये बताइए कि डॉक्टर फारूक सत्तार की मुलाकात भी होनी थी पीएम से और आप लोग ने क्या तजावीज़ दी हैं, क्या लग रहा है आपको? क्योंकि आप लोग की जो इतनी मीटिंग्स हो रही हैं तो उसमें आप लोग ने जो तजावीज़ दी हैं तो आम आदमी को किस हद तक रिलीफ मिलने के इम्कानात हैं और जो तनख्वाहदार तबका है उसके लिए मजीद कितने टैक्स लगने के इम्कानात हैं? क्योंकि आम आदमी तो वैसे ही टैक्सों के बोझ तले दबा हुआ है। ओके, अतीकुर रहमान साहब, आप यही सवाल आपसे मैं पूछूं कि मैं आपको इसका जवाब देता हूँ। मैंने सवाल सुन लिया, आप रिपीट ना करें, टाइम जाया होगा। जी। देखिए इसमें क्या हो रहा है कि क्या बेनिफिट की बात होगी, उल्टा क्या हो रहा है कि गवर्नमेंट इज प्लानिंग कि वो कोई 150 बिलियन के नए टैक्सेस लगाए और किस पे लगाए? आप देखिए वो फेडरल एक्साइज ड्यूटी और एडिशनल सेल टैक्स लगाए जिन टैक्स मौजूद है और वो है बिस्किट्स, केक, चिप्स, स्वीट्स, मिल्क, डिप्स, सिरप, ये सारी चीजें तो वो हैं जो बच्चे खाते हैं। अब अगर इनको ऊपर 150 बिलियन का और टैक्स लग जाएगा और फेडरल एक्साइज ड्यूटी लग जाएगी तो आप मुझे फिर ये चीजें कितनी महंगी हो जाएंगी? तो आम आदमी को रिलीफ मिलेगा या उसको रिलीफ उससे वापस ले लिया जाएगा? अच्छा, आप ये बताइए अतीकुर रहमान साहब कि अभी जो हालिया जो पाक भारत कशीदगी रही है तो उस सिलसिले में क्या हमारी मईशत मुतासर हो सकती है? और जैसे कि हम देख रहे हैं कि काफ़ी ममालिक जो हैं वो इस वक्त पाकिस्तान के साथ जो है वो ताउन कर रहे हैं और उनसे कांटेक्ट कर रहे हैं कि जी आप हमसे हमारे साथ मिलकर काम करें, कुछ मजीद मंसूबे भी तैयार किए जा रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि इसके बाद पाकिस्तान की मईशत कुछ बेहतरी की तरफ जाएगी या मजीद जो है अभी वही चैलेंजेस वहीं के वहीं खड़े हैं? आपने बहुत अच्छा सवाल किया। देखिए जो वॉर होती है वो अच्छी चीज नहीं है। कहीं भी दुनिया में वॉर होती है तो उसमें कैलेमिटीज आती हैं, डैमेजेस आती हैं
और सब चीजें खराब हो जाती हैं, जिसकी वजह से ऑलरेडी अगर चैलेंजिंग कंडीशन में हो और क्या कहना चाहिए प्रॉब्लम हो इकोनॉमी को, तो फिर इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स बढ़ जाते हैं। लेकिन हम देखते हैं हमारी कंडीशन ये कि अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने, हमारा एज है, हम लोगों ने विन किया है और हम लोगों ने बहुत अच्छे से विन किया। हमारी सारी दुनिया में पजीराई है, सारी दुनिया में अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का एहसान है कि हमारा नाम रोशन हुआ है। और इसकी वजह से बहुत सारे मुल्क जिनका नाम लेना जरूरी समझता हूँ, चाइना, तुर्की, अजरबैजान, ये हमारे वो दोस्त हैं जो बहुत क्लोजली आकर हमसे काम करना चाहते हैं और करेंगे भी। अजरबैजान के साथ तो आपको सबसे अच्छा बेनिफिट ये कि वो लैंडलॉक कंट्री है और हमारे पोर्ट्स हैं, तो हम उनको अपनी पोर्ट सर्विसेज दे सकते हैं और फैसिलिटेट कर सकते हैं कि आपकी जो पोर्ट्स की रिक्वायरमेंट्स हैं वो आप हमसे पूरी कर सकते हैं। तो एक चीज ये भी और बहुत सारे एडवांटेजेस है जिसमें इन्वेस्टमेंट्स की क्लाइमेट को अगर ठीक जाए तो वो हो सकता है। इंशाल्लाह उम्मीद कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में ये जो प्रॉब्लम्स जिनका भी हम डिस्कस कर रहे हैं, अच्छा होता है डिस्कस करना, तो ये जो कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं और ये जो कोलैबोरेशंस हैं और जो कॉन्टैक्ट्स है हमारे दोस्त मुल्कों के साथ, जिसमें यूएई और सऊदी अरब का नाम लेना मैं भूल गया, तो वो इंशाल्लाह ताला हमारी इकोनॉमिक कंडीशन को सही कर देगी और ये जो प्रॉब्लम है, एंग्जाइटी आएगी, जो वो एंग्जाइटी दूर हो जाएगी। और इस पे एफर्ट किया जा रहा है, ऐसी बात नहीं है, काफी इस पे किया जा रहा है और इकोनॉमिक प्रायोरिटी पे ही बात हो रही है हर जगह। इंशाल्लाह ताला मैं समझता हूँ कि अगर हम अपने ट्रेड डेफिसिट को कंट्रोल कर लें और इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन इंडस्ट्री को आगे बढ़ा लें, तो हम अपना 32 माल, रॉ मटेरियल और इंपोर्ट जो हम करते हैं की सब्स्टिट्यूशन यहाँ पैदा कर सकते हैं। इससे हमारे फॉरेन एक्सचेंज पे, हमारे एक्सचेकर पे बहुत अच्छा फायदा होगा और इसकी जो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस है हमारे, वो कम से कम होते चले जाएंगे। ठीक है। अच्छा अतीक साहब, ये बताइए कि जैसे कि वजीर आजम ने कहा कि भाषा डैम के जो मंसूबे हैं उस जैसे मंसूबों को तरजीही बुनियादों पर उस पर काम तेज किया जाए ना, उसको मुकम्मल करने की उन्होंने हिदायत जारी की। तो आपको क्या लगता है कि जो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो ये कशीदगी हुई है उसके बाद इसकी हमको जरूरत पेश आई है? इसकी जरूरत तो पहले भी थी, लेकिन अब इसकी जरूरत और इसकी इम्पोर्टेंस यस्टरडे बेसिस पे बढ़ गई। ये सारा कुछ हमें अपने रिजर्वायर्स, अपने डैम्स को जितने जल्दी हो सके करना होगा, क्योंकि वी हैव अ वेरी बिग चैलेंज फ्रॉम देम और हमको उनको बताना है कि नहीं, ऐसा तुम कर नहीं सकते और हम अपने पैरों पर खुद खड़े हो सकते हैं और हमें अपने पानी को सेव करना है और जो भी हमारा वसाइल है, जो हमारे रिसोर्सेज हैं या अल्लाह ताला ने जो हमें नेमतें बख्शी हैं जिस तरह, तो हमें उनको सेव करना है कि हम अपने जो ग्लेशियर्स, ये जो क्लाइमेटिक कंडीशंस चेंज हो रही हैं इसकी वजह से खूब तेजी से पिघल रहे हैं, वो सारा कुछ पानी बहकर समुद्र में चला जाता है, उसको सबको हमें रखना है। फिर बारिश होती है इतनी, हमारे यहाँ रेनी सीजन्स भी आते हैं बड़े जबरदस्त, वो पानी को भी हमें रिजर्व करना है। तो ये सारे मंसूबों पे हमें यस्टरडे बेसिस पे काम करना है और न सिर्फ ये कि ये गवर्नमेंट ने करना है, ये प्राइवेट सेक्टर की भी जिम्मेदारी है कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे इस पे जितना हो सके हाईवेज पे और ये डैम्स पे और रिजर्वायर्स पे काम करे। ये दिस इज अटमोस्ट इम्पोर्टेंट, आई एम्फसाइज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ट्रू। अच्छा अतीक साहब, ये बताइए, पाकिस्तान ने जो माशी इस्तेकाम के लिए जो इक़दाम किए इसकी IMF ने भी तारीफ की है, लेकिन और इदारे भी कर रहे हैं, लेकिन अगर उसकी निचली सतह पर देखी जाए तो उसकी कोई इतनी पजीराई नहीं हो रही है। क्या उसके रीजन है उसके पीछे? एक चीज को समझने में टाइम लगता है और ये फैक्ट्स एंड फिगर्स की बातें हैं। काफी कोशिश हो रही है और मेहनत भी की जा रही है और पजीराई भी इसलिए हो रही है कि यकीनन नजर आ रहा है कि चीजें इम्प्रूव हुई हैं और आगे की तरफ बढ़ रही हैं। अगर प्राइवेट पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे काम हो और लोग मिलकर काम करें, तो मैं समझता हूँ कि वी हैव टू वर्क हार्ड इन एनी केस। हम लोग थोड़ा सा मेहनत में कमी कर रहे हैं और हमें अपने आप को ज्यादा तवज्जो के साथ रात दिन मेहनत करनी है। एंड लेट्स नॉट गो, हमारे पड़ोस में हमारे उन कंट्रीज का एग्जाम्पल मौजूद है, चाइना, वियतनाम का, जिन्होंने रात दिन मेहनत कर अपने को उसकी अकेली गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती। वी ऑल टू कंट्रीब्यूट, हर इंडिविजुअल का पार्टिसिपेशन चाहिए इसमें। मैं आप कोई भी, हम सबको इकोनॉमिक वायबिलिटी के लिए काम करना है और इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है ये कि हमें अपनी सिंप्लिसिटी को करना है और थोड़ा सा अपने आप को थोड़ा और उनको थोड़ा सा नीचे लाना है। कोई जरूरी नहीं है कि हम बहुत ज्यादा अपने आप को दिखाएं, हम अपने आप को थोड़ा कर सकते हैं और सिंप्लिसिटी इख्तियार कर सकते हैं और इस तरह से हम बहुत सारी चीजों से एक्सपेंडिचरों से बच सकते हैं। और वो एक्सपेंडिचर्स जो है हमें हमेशा हमारे
डेट्स की तरफ ले जाते हैं। तो हम तकरीबन 300 बिलियन के कर्जदार हैं डोमेस्टिक और एक्सटर्नल डेट मिला के। तो ये करने से भी हमें निजात हासिल करनी है, फिस्कल डेफिसिट्स और बजट डेफिसिट से निकलना है। और सब निकलने के लिए हम सबको मेहनत करनी पड़ेगी और मेहनत के लिए प्लानिंग करनी पड़ेगी, फ्रेमवर्क बनाना पड़ेगा जिसमें हर आदमी अपना किरदार अदा करे। तो इंशाअल्लाह फिर तरक्की हमारी जो है वो नामुमकिन नहीं होगी। जी बेहद शुक्रिया अतीक रहमान साहब, माहिर माशियात थे आप, आपका बेहद शुक्रिया हमारे प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। इसके अलावा अली खुर्शीदी साहब, आपका भी बेहद शुक्रिया, जो कि स्पीकर सिंध असेंबली अपोजिशन लीडर हैं। सर आपका भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, यहाँ वक्त हुआ है प्रोग्राम के अख्तिताम का, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।